मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम आज टेस्ट है क्या? क्लास के बाद लूंगी बेटा, टेस्ट अभी नहीं लूंगी। ओके। छोटा सा ही टेस्ट है, क्लास के बाद होगा, अभी नहीं होगा। पहले हम इसको कंप्लीट मतलब आगे का करेंगे अभी। मैम वो उस दिन का रिकॉर्डेड तो भेज दो, सैटरडे का। बेटे मेरे को लैपटॉप सुबह ही मिला है, आपको आज मैं लिंक दे दूंगी अभी, ठीक है। ओके। इसका नोटपैड काम नहीं कर रहा था तो मैंने रिपेयर कराया, सुबह ही मिला है मुझे ये। किसी को पता है क्या, ये जो खुशबू खुशबू गढ़वाल है वो खुशबू नाम से आती है या खुशबू गढ़वाल के नाम से? एक बस ये बता दो, फिर मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। रेस्पिरेशन हमने स्टार्ट किया हुआ था, मैंने बताया था ये सारे टॉपिक्स हम करेंगे। जो आज हम करने जा रहे हैं दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग, ठीक है, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमें ये करना है कि किस तरह से हमारे जो लंग्स हैं, हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट कैसे करते हैं, और गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। तुम सबको पता है कि हम ऑक्सीजन की इनहेलेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। मैंने कल आपको ग्रुप में मैसेज डाला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों समझना। इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, ये तीन टॉपिक्स, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। मेन ये तीन टॉपिक्स हैं समझने वाले, बाकी तो सिर्फ रीडिंग लेने वाले हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन दो टाइप की है, यू ऑल आर अवेयर अबाउट दिस, एरोबिक एंड एनारोबिक, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है, जब सेल डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में हो। इनडायरेक्ट में जब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना हो, हम में इनडायरेक्ट होती है। रेस्पिरेशन हम करते हैं तो उसके ये स्टेप हैं। ब्रीदिंग करते हैं हम, गैसेस इनसाइड और आउटसाइड हमारी बॉडी से बाहर अंदर जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो एल्वेलाई तक पहुंचती हैं, उस गैस को कौन लेता है, ब्लड लेता है। ब्लड फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज तक देता है। ये हम सारा डिटेल में करेंगे अभी। क्या होता है हमारी बॉडी में, सबसे पहले हम सिंपल सेकेंड। मैम ये खुशबू ही है, खुशबू नाम से। कर दूं मैं इसको ऐड? ये दो आ रही है ना बेटा, कई सारी आ जाती हैं। यक्ष, अब यक्ष एंटर किया, खुशबू तो अब है नहीं इस टाइम। हमने इस चैप्टर में क्या समझना है कि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो हमारे लंग्स में आती है, नाक के थ्रू, लैरिंग्स के थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू, जो हम ऑर्गन्स पढ़ चुके हैं, लंग्स में आती है। लंग्स में अल्टीमेटली इसको कहाँ पहुंचना होता है, एल्वेलाई तक। हमारा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो क्या है, एल्वेलाई, राइट। अब ये जो एल्वेलाई है, यहां से इन गैसेस को कौन लेता है, हमारा ब्लड। ब्लड फिर इन गैसेस को डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज को ट्रांसपोर्ट करता है। टिश्यूज किसके मिलके बने हैं, सेल्स के। इन सेल्स में अल्टीमेटली बाहर जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन थी वो लंग्स में आई, लंग्स से एल्वेलाई, एल्वेलाई से फिर ब्लड में आई, ब्लड से फिर हमारे टिश्यूज तक गई, राइट। अब यहां तक पहुंचती है वो, तब जाके हमारी जो हर सेल को ऑक्सीजन मिलता है और क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म
बॉडी के हर टिश्यू में, हर सेल के पास ये क्या अल्टीमेटली ऑक्सीजन पहुंचेगी, तब हमारा वो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस होता है, ग्लाइकोलिसिस, टीसीए, जो बिना ऑक्सीजन के नहीं हो सकता। तो जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन है, हमारी हर सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है, लेकिन एवरी सेल इज नॉट इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। बीच में ये सारा रास्ता है जो क्रॉस करके आता है, ठीक है। इसीलिए हमारी जो रेस्पिरेशन है, हम उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। अब यही सारा हमने डिस्कस करना था। जब भी कोई एक रेस्पिरेटरी सरफेस होता है, उसमें ये 5 कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स ब्लड के अंदर होते हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। एक टॉपिक है कि डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट ऑर्गन्स है रेस्पिरेशन के लिए। किसी में स्किन रेस्पिरेशन करती है, किसी में गिल्स करते हैं, किसी में लंग्स करते हैं। तो हम उस रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेस्पिरेटरी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको जब करना लिखना आएगा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप इस तरीके का डायग्राम बनाकर ये आपको पूरा समझाना होगा कि सबसे पहले क्या होती हैं यहाँ पे एक्सटर्नल नेयर्स, नॉस्ट्रिल्स होती हैं, 2 नाक की ओपनिंग्स होती हैं हमारी। उसके बाद एंटर करते ये क्या होता है, नेजल चैम्बर। फिर मैंने आपको समझाया था फेरिंग्स के बाद ये वाला रीजन, ये क्या है आपका लैरिंग्स, जहां आपकी वॉइस प्रोडक्शन होती है। हवा के अंदर आने जाने से, बाहर जाने से ही हमारी जो है वॉइस प्रोडक्शन भी होती है। लैरिंग्स मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। अलग का मतलब है कि बनावट में थोड़ा फर्क होता है, ठीक है, साइज का थोड़ा फर्क होता है। वोकल कॉर्ड्स होती हैं जिसकी वजह से साउंड प्रोडक्शन होती है। ये ब्लू कलर का जो रीजन है, दिस इज द ट्रैकिया। ट्रैकिया की पहचान क्या होती है, मैंने बताया था, यहाँ पे रिंग्स होते हैं इस तरह से, और ये रिंग्स भी कैसे होते हैं, सामने से कंप्लीट होते हैं, पीछे से ये हाफ होते हैं। द रीजन इज ट्रैकिया के पीछे आपके क्या है, ईसोफेगस। ईसोफेगस के बैक साइड पे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। हमारी बॉडी में चेस्ट से लेके पीछे बैक तक बीच में लगा लो 3 पाइप्स हैं। सबसे आगे है ट्रैकिया, उसके पीछे ईसोफेगस, उसके पीछे वर्टिब्रल कॉलम। तो बैक साइड से तो इसको 2 की सपोर्ट है। ईसोफेगस की, जैसे मान लो ये ट्यूब्स हैं आपकी बॉडी में, मैंने फ्रंट से करना शुरू किया, दिस इज द ट्रैकिया जो कि विंड पाइप है, ठीक है। इसके पीछे है ईसोफेगस, फिर इसके पीछे है वर्टिब्रल कॉलम, ऐसे पाइप्स हैं। तो बैक साइड से तो इसको 2 की सपोर्ट है, लेकिन फ्रंट से इसको रिंग सपोर्ट करते हैं। ट्रैकिया 2 ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। एक लेफ्ट लंग में जाएगा और एक राइट लंग में जाएगा। राइट लंग की क्या पहचान होती है, ये बड़ा होता है और लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा होता है। राइट में 3 लोब्स हैं, 1 2 और ये 3। ये देख रहे हो, लंग्स के 3 लोब्स हैं, लेकिन लेफ्ट में 2 ही लोब्स होती हैं। ये जो नीचे का रीजन है, दिस इज द डायाफ्राम। ये जो रीजन होता है बेटा इतना, इसको आप कहते हो थोरेसिक कैविटी, चेस्ट रीजन, जो हमारी छाती वाला पार्ट होता है, चेस्ट रीजन है, दिस इज नोन एज द थोरेसिक पार्ट। यहाँ कहीं पे हमारा हार्ट लोकेटेड होता है। लेफ्ट लंग के पास में यहाँ एक पोर्शन होता है, कार्डियक नोच, जिसके अंदर क्या है, हमारा हार्ट। ये डायाफ्राम है बेटा। इसके नीचे का जो पार्ट है वो एब्डोमेन आ गया। हमारी बॉडी जो है अपर हाफ है, ये अपर एब्डोमेन, नीचे लोअर वाला पोर्शन है, इसको हम कहते हैं थोरेसिक रीजन। यहाँ हमारे फेफड़े हैं, हमारे लंग्स हैं, राइट। आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम लिखना आता है तो आपको ये पार्ट सारे एक्सप्लेन करने हैं, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लास। नेजल चैम्बर कैसा होता है, 3 पार्ट होते हैं इसमें। मालविका ने ऑलरेडी ज्वाइन नहीं की हुई क्या क्लास? की हुई है मैम। मालविका नाम से कोई और फिर आ रहा है। मालविका, आर यू देयर? अटेंडेंस बोलो मालविका। मालविका, ये मालविका ये मैम लास्ट में है जो। बड़ी कंफ्यूजन है ये, 12th में भी यही हो रहा है, 2-2 3-3 बच्चे एक ही नाम से आ जाते हैं। ये सारे पार्ट हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। एक्सटर्नल लेयर्स होती हैं, नेजल चैम्बर के 3 पार्ट हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने लेरिंग्स के बारे में बताया था। लेरिंग्स का जब आप टीएस कट करते हो तो इस तरह से 2 वोकल कॉर्ड्स दिखती हैं और बीच में खाली ओपनिंग है, दिस इज नोन एज द ग्लोटिस। आप लगा लो आपके गले में एक पाइप है, जब आप उसका टीएस कट करते हो, वोकल कॉर्ड्स हैं। आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि साउंड प्रोडक्शन कैसे होती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन, जब आप हवा बाहर निकालते हो, सांस
बाहर की तरफ फेंकते हो, एक्सेल करते हो, उस टाइम पे वोकल कॉर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तब आपकी साउंड प्रोडक्शन होती है। बहुत बारी क्वेश्चन आता है कि साउंड प्रोडक्शन कब होती है, वोकल कॉर्ड्स की कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे या वोकल कॉर्ड्स की रिलैक्सेशन के टाइम पे। ये जो एरिया होता है बीच में इसका, इस एरिया को ग्लॉटिस कहते हैं, जो सेंटर में एरिया है। ग्लॉटिस में खाना ना चला जाए, ये वॉइस बॉक्स है बेटा, यहाँ से एयर जाती है, इसमें फूड नहीं जाना चाहिए। ईसोफेगस, लेरिंग्स, वर्टिब्रल कॉलम बिल्कुल साथ साथ है। ईसोफेगस में फूड जाना चाहिए और लेरिंग्स में एयर जानी चाहिए। तो इस वाले पैसेज में फूड ना चला जाए, इसीलिए ग्लॉटिस को कवर कौन करके रखता है, एपिग्लॉटिस। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने लंग्स का, फिर उसके बाद ट्रैकिया आया था। ट्रैकिया इस तरह से दिखाई देता है। फेरिंग्स हम डिस्कस नहीं करते हैं, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड द एयर। फिर वो लेरिंग्स में ओपन होता है। लेरिंग्स के बाद ये ट्रैकिया। सबसे पहले आपकी नॉस्ट्रिल थी, नेजल चैम्बर, देन फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स और फिर ट्रैकिया। फेरिंग्स हम डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। ट्रैकिया में ऐसे रिंग्स होते हैं, ठीक है। इन रिंग्स का काम होता है इसको सपोर्ट देना, स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखना। ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दीज आर नोन एज द प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है। जो राइट में जाता है वो चौड़ा होता है ब्रांच, जो लेफ्ट में जाता है, यहाँ लेफ्ट मैंने मेंशन किया, ये थोड़ा नैरो रहता है। इनकी शेप में, स्ट्रक्चर में फर्क है। ट्रैकिया को हम विंड पाइप कहते हैं, ईसोफेगस को हम फूड पाइप कहते हैं। ये अलग अलग पाइप्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, देखो सारी गले में ही है। विंड पाइप भी है, फूड पाइप भी, ये ट्रैकिया है, ये ईसोफेगस है, ये वर्टिब्रल कॉलम है। तो बड़े ध्यान से होता है कि लेरिंग्स में, यहाँ पे लेरिंग्स है, इसके अंदर खाना ना चला जाए, इसीलिए खाना खाते टाइम ये कवर्ड हो जाता है एपिग्लॉटिस से, ठीक है। राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस में भी अंतर होता है। ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स। तो ऑलरेडी क्लास में है यक्ष। यक्ष तुम अपनी क्लास पे ध्यान दो, कौन है कौन नहीं है छोड़ो उसको। मालविका अपनी अटेंडेंस बोल दो। यस मैम, प्रेजेंट मैं क्लास में हूँ। लंग्स का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, राइट लंग ब्रॉड होता है, लेफ्ट लंग थोड़ा सा नैरो रहता है। लेफ्ट लंग में यहाँ एक नोच है, दिस इज द डिप्रेशन। इस नोच को हम क्या कहते हैं, कार्डियक नोच। हमारा जो हार्ट है वो इस एरिया में लोकेटेड है। राइट लंग और लेफ्ट लंग में डिफरेंस होता है, वेट का डिफरेंस है इनमें। ट्रैकिया दो ब्रांच में डिवाइड होता है, प्राइमरी ब्रोंकस, फिर प्राइमरी ब्रोंकस आगे डिवाइड होती है सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्शरी में, देन ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। हमारे लंग के अंदर, ये डायग्राम देख रहे हो, लंग्स के अंदर क्या है, ब्रांचिंग है बहुत ज्यादा। ये आगे जाके ट्यूब्स डिवाइड होती जाती हैं, इसमें हमने नाम मेंशन नहीं किए। ये जो पोर्शन है दिस वन, ये तो है प्राइमरी। प्राइमरी जब आगे डिवाइड होगा सेकेंडरी, सेकेंडरी डिवाइड होगा तो टर्शरी, टर्शरी से फिर ब्रोंकियोल, ऐसे नेटवर्क डिवाइड होगा। अल्टीमेटली वो कहाँ पहुंचते हैं, एल्वियोलाई तक। मेन जो हमारा गैसियस एक्सचेंज होना है वो एल्वियोलाई से होगा, लेकिन एल्वियोलाई से जो एयर है वो बहुत लंबे पैसेज से होके गुजरती है। ये सारी ब्रांचेस है, ठीक है। नाक से जो गैस अंदर आ रही है, एयर अंदर आ रही है, वो इन सब ब्रांचेस को क्रॉस करती हुई अल्टीमेटली कहाँ पहुंचेगी, एल्वेलाई के अंदर। राइट लंग में भी ऐसा ही रहेगा, लेफ्ट लंग में भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। इस पूरे नेटवर्क को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियल इंटरकोम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रोंकियल इंटरकोम। दिस इज शोन इन द डायग्राम अबव। दिस इज द नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग एंड रीब्रांचिंग ऑफ द प्राइमरी ब्रोंकाई। ये जो इनकी नेटवर्क है इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियल इंटरकॉम, ठीक है। कार्टिलेजिनस रिंग, इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखना। कार्टिलेजिनस रिंग सिर्फ यहां तक प्रेजेंट है, इसके बाद किसी भी स्ट्रक्चर में कार्टिलेजिनस रिंग नहीं है, राइट। ब्रोंकियोल इकलौता वो है जो बिना रिंग्स के है और सबसे चौड़ा होता है, वाइडेस्ट है। वाइडेस्ट समझते हो, सबसे ब्रॉड रहेगा, ठीक है। इसके बाद बहुत नैरो नैरो से स्ट्रक्चर्स हैं, राइट।
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा यहां तक एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। एल्वियोलाई कैसी दिखती है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, दिस इज दी एल्वियोलाई। लंग्स की एक लोब्यूल किसको कहते हैं, ब्रोंकियोल, प्लस उसकी जो जितनी आगे फर्दर ब्रांचेस हैं, दिस इज नोन एज दी वन लोब्यूल। एल्वियोलाई हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी सरफेस। ये इस तरह से दिखाई देता है। ये एल्वियोलाई है, ठीक है। ये जो सेंटर का एरिया है, दिस इज नोन एज दी एल्वियोलर कैविटी। इसके बाहर क्या है, ये ब्लड वेसल। अब ये जो एल्वियोलाई है, तुम्हें पता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बना होता है, और एपिथेलियम हमेशा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करती है। तो ये वाली लेयर और ये ब्लड कैपिलरी की लेयर, ये मिलकर क्या बनाते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस। यहां से गैसियस जो है वो एक्सचेंज होगा लंग्स के अंदर। स्ट्रक्चरल एंड जो फंक्शनल यूनिट है हमारे लंग्स की, जहां से हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है, दैट इज नोन एज दी रेस्पिरेटरी सरफेस और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ये एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन है, नीचे उसके बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और ये जो रेड कलर की ब्लड कैपिलरी नजर आ रही है, ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस को, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को। एल्वियोलाई के अंदर लेसिथिन नाम का एक केमिकल होता है, ठीक है, और ये जो है ये सरफेक्टेंट का काम करता है। जो एल्वियोलाई होता है बलून की तरह होते हैं ये लगभग, ये कोलैप्स ना हो जाए, पिचक ना जाए, इसीलिए जो लेसिथिन है वो सरफेक्टेंट का काम करता है, ठीक है। अब ये हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है ह्यूमंस के अंदर। हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग्स। इसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए वो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। थिन होनी चाहिए, ब्लड सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस तरह से ऑर्गन एक्सप्लेन करोगे। अब जो मैं कराने जा रही हूँ, दैट इज दी ब्रीदिंग मैकेनिज्म। इसको बहुत ध्यान से समझना। इससे पहले वो छोटे छोटे टॉपिक्स थे, रेस्पिरेशन क्या है, कितने टाइप्स की है, ठीक है। कितने टाइप की रेस्पिरेशन है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है आपको। नॉस्ट्रिल्स होते हैं, कर दिया है मैंने, संजू ऐड उसको। ओके मैम। पूरा ऐसे एक्सप्लेन करना। नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल्स के बाद नेजल चैम्बर आता है, फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स की हम डिटेल नहीं करते हैं। लेरिंग्स के बारे में मैंने आपको डिटेल बताई थी, ठीक है। उसके बाद ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया में रिंग्स होते हैं, विंड पाइप जिसको हम कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, सॉरी ये दोनों प्राइमरी हैं, लेफ्ट और राइट लंग में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी, टर्शरी, फिर ये सारी ब्रांचिंग है। अल्टीमेटली ये कहाँ तक जाता है, एल्वियोलस तक। पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये सब हम एक्सप्लेन करते हैं। लेरिंग्स के अंदर जो ओपनिंग होती है, दैट इज नोन एज द ग्लॉटिस। लेरिंग्स हमारी विंड पाइप है, यहाँ पे फूड ना चला जाए तो इसीलिए ग्लॉटिस को कवर करता है एपिग्लॉटिस। ये अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि हम लोग ब्रीथ करते कैसे हैं। हमारे दो मैकेनिज्म है बेटा, इनहेल करना और एक्सहेल करना। बहुत बहुत सिंपल है और इंटरेस्टिंग है अगर ढंग से इसको समझते हो तो। जहां बीच में डाउट आए बीच में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेते हैं, दैट इज नोन एज द इनहेलेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर फेंकते हैं, ठीक है। दैट प्रोसेस इज नोन एज द एक्सहेलेशन। दो है बेटा, इनहेलेशन
और एक्सहेलेशन, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, कुछ भी बोल सकते हो। जब भी आप एयर को अंदर की ओर लेते हो, इनहेल करते हो, वो आपका एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव का मतलब होता है बेटा यहाँ पे एनर्जी जो है वो खर्च होती है, एटीपी यूज होता है। लेकिन जो एक्सहेलेशन है वो एक पैसिव प्रोसेस है जहां पे एटीपी का कोई मतलब नहीं है, एनर्जी कंज्यूम नहीं होती। ठीक है, हमें पता है हमारे जो लंग्स है उसके नीचे क्या है, डायाफ्राम है, जो लंग्स को नीचे वाले पोर्शन से डिवाइड करके रखती है। डायाफ्राम देखी है ना, हर जगह देखना तुम्हें डायाफ्राम नजर आएगी। ये वाला रीजन, दिस इज द डायाफ्राम। डॉम शेप्ड होती है। डॉम शेप का मतलब होता है इस तरह से शेप की होती है, कहीं ज्यादा कर्व दिखाया है कहीं कम। लंग्स के नीचे डॉम शेप एरिया होता है, इसको हम कहते हैं लंग। आप जब डायग्राम बनाते हो ना बेटा, तो ये लंग्स इसके ऊपर आते हैं ऐसे। ये आपका राइट लंग हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पे एक नोच दिखाते हुए ये हमारा लेफ्ट लंग हो गया। लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा रहता है, ब्रॉड कम होता है। यहाँ पे हमारा हार्ट होगा। ठीक है, ये जो नीचे का एरिया है दिस इज दी डायफ्राम, जो डॉम शेप्ड होती है। ठीक है, तो अब ये कहते हैं यहाँ पे कि जो आपके लंग्स हैं, हम जब सांस लेते हैं, लंग्स आर टाइटली पैक्ड इन दी थोरैसिक कैविटी। चेस्ट रीजन में थोरैसिक कैविटी होती है, हमारे लंग्स इसके अंदर टाइटली पैक्ड है। आप अपनी बॉडी को, अपने चेस्ट को बाहर से ऐसे प्रेस करके देखो, हाथ लगा के देखो, लंग्स कोई फील नहीं होते हमें। क्यों नहीं फील होते? क्योंकि वो एक कैविटी के अंदर बहुत अच्छे से पैक्ड है। ठीक है, दे आर टाइटली पैक्ड इन दी थोरैसिक कैविटी। दे डू नॉट हैव देयर ओन मस्कुलेचर। लंग्स का अपना कोई मस्कुलेचर नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इनके एक्सपेंशन में हेल्प कर सके। इसीलिए ये दो मसल हैं जो लंग्स को सांस लेने में और सांस छोड़ने में हेल्प करते हैं, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इनहेलेशन समझना, एक्सहेलेशन में कुछ है ही नहीं। मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ब्रीदिंग कैसे होती है, कैसे आप सांस अंदर खींचते हो और कैसे सांस बाहर निकालते हो। लंग्स के अपना कोई मस्कुलेचर नहीं होता, थोरैसिक कैविटी में टाइटली पैक्ड होते हैं। ये दो मसल हैं बेटा, डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जो इसकी मदद करते हैं सांस लेने में और सांस छोड़ने में। डायाफ्राम डॉम शेप्ड होती है। डॉम शेप का मतलब होता है बेटा लाइक दिस, ठीक है, कर्व्ड होती है, सीधी नहीं होती। मैं आपको एक दो मसल्स के नाम बताने जा रही हूँ यहाँ पे। एक होते हैं फ्रेनिक मसल्स, जिसको हम रेडियल भी बोलते हैं। आपको जो नाम याद हो जाए वही याद कर लेना, फ्रेनिक या रेडियल मसल्स। ठीक है, और एक है इंटरकोस्टल मसल्स। फ्रेनिक मसल्स कैसे होते हैं बेटा, ये इस तरह से हैं। हाँ एक सेकेंड मैम। हाँ बेटा, आप थोड़ा स्लो बोलो, आप बहुत ही ज्यादा फास्ट बोल रहे हो। स्लो बोल देती हूँ, कोई बात नहीं। लेक्चर बहुत छोटा होता है, एक भी टॉपिक पूरा नहीं हो पाता, इसीलिए मुझे फास्ट चलना पड़ता है थोड़ा सा। कोई नहीं, मैं ध्यान रखूंगी। अभी ब्रीदिंग मैकेनिज्म हमने स्टार्ट किया है। दो प्रोसेस है हमारे, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ठीक है, इसको अपनी लैंग्वेज में समझो, सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर छोड़ना। ठीक है, हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम ये देखेंगे अब हमारे फेफड़े जो है, लंग्स जो है, वो सांस कैसे अंदर लेते हैं, कैसे बाहर रिलीज करते हैं, एक्सेल करते हैं। जो इनहेलेशन होती है ना बेटा, उस टाइम पे एटीपी का कंजप्शन होता है, उसको हम कहते हैं एक्टिव प्रोसेस। यहाँ पे एटीपी यूज होता है, लेकिन एक्सहेलेशन में एटीपी का कोई यूज नहीं होता, पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, लंग्स जो है थोरैसिक कैविटी के अंदर टाइटली पैक्ड होते हैं, अपना कोई मस्कुलेचर उसका है नहीं, मतलब अपने कोई ऐसे मसल्स नहीं है जो उसको मतलब लंग्स को फैलने में और लंग्स को सिकुड़ने में मदद करे। जब हम सांस लेते हैं ना बेटा, तो हमारे जो लंग्स हैं वो बैलून की तरह एक्सपैंड करते हैं, और फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो ढीले हो जाते हैं, वापस अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। ये प्रोसेस चलता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो जो डायफ्राम है और इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये दो मसल्स हैं जो इस काम को करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, अब ये दो मसल्स के नाम बता रही हूँ, फ्रेनिक एंड रेडियल मसल्स। दे आर अटैच्ड टू ऑल द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द डायफ्राम, ठीक है, एंड आर अटैच्ड टू द रिब केज। रिब केज सबको पता होगा, हमारी बॉडी में रिब केज होता है, रिब केज के अंदर लंग्स हैं, रिब्स का एक पिंजरा सा बना होता है, ये देखो ऐसा होता है। चेस्ट जो हमारा रीजन है, ये ट्रैकिया है बेटा,
ठीक है। हमारी चेस्ट रीजन में ऐसे बहुत सारी हड्डियां हैं, रिब्स हैं। बहुत छोटा बच्चा होगा ना जो बहुत बहुत पतला होगा, उसमें ना ये दिखती हैं बाहर से, मतलब फील होती हैं रिब्स। इन रिब्स के अंदर हमारे लंग्स हैं, बड़े सेफली इसके अंदर रखे हुए होते हैं, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है कि इन रिब्स के बीच में मसल होते हैं, ये देख रहे हो, ये एक रिब, फिर ये दूसरी रिब, फिर तीसरी रिब। इन रिब्स के बीच में ये जो मरून मरून सा कलर दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज द इंटरकोस्टल मसल। दो तरह के मसल्स हैं, ये डायाफ्राम है, ठीक है, ये ऊपर क्या है, लंग्स। सपोज ये डायाफ्राम है, ये एक लंग है हमारा राइट वाला, ठीक है, और ये लंग है लेफ्ट वाला। ये दोनों लंग्स जो है रिब केज के अंदर है, ठीक है। ये जो डायाफ्राम होती है ना, इसके पेरिफेरल पार्ट पे यहाँ एक मसल्स है, ठीक है। इन मसल्स को हम कहते हैं फ्रेनिक मसल्स, दीज आर। तो क्या बताया इसमें कि फ्रेनिक मसल्स होते हैं, रेडियल मसल्स होते हैं, दे आर अटैच्ड एट दी ऑल द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द डायफ्राम एंड दे आर अटैच्ड टू द रिब केज। और एक होते हैं इंटरकोस्टल मसल, जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट है, अभी जैसे मैंने दिखाया था। दो मसल्स के नाम ध्यान रखो, ये डायाफ्राम है, डायाफ्राम को यहाँ से ये वाले मसल्स, इन्होंने लंग्स को पकड़ के रखा है। पेरिफेरल पार्ट का मतलब होता है बेटा एजेस पर, पीछे पीछे, और ये रिब केज है, ठीक है, जैसे इस डायग्राम में दिखाया है। रिब केज के बीच के जो मसल्स हैं, ये मरून कलर के, इनको क्या कहा है हमने, इंटरकोस्टल मसल्स। दो तरह के मसल्स हैं, फ्रेनिक मसल्स, ठीक है, और एक है इंटरकोस्टल मसल्स। इन दोनों मसल्स की वजह से जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड करते हैं और रिलैक्स करते हैं। इसको पहले स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, जब आप सांस लेते हो, ऑक्सीजन को अंदर की ओर खींचते हो, अपने आप से सांस लेके देखना, लंग्स फैलते हैं, एक्सपैंड करते हैं। व्हेन फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ये वाले मसल्स हैं बेटा, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डायफ्राम फ्लैट हो जाती है। यहां देखना, पहले डायफ्राम इस तरीके की है, ठीक है, जैसे ही फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाएगी। जैसे ही वो फ्लैट होती है, लंग्स का जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। When the phrenic muscles contract, then the diaphragm becomes the flat and now the volume of thoracic cavity increases. जब भी आप inhale करते हो, सांस अंदर लेते हो, lungs फैलते हैं, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं, when external intercostal muscle contract, तो रिब केज भी क्या होता है, बाहर की तरफ मूव करता है, और तब भी थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। इसमें देखो ध्यान से, आपकी एनसीईआरटी में ये डायग्राम है, जब हम एयर अंदर एंटर करती है, ठीक है, इस टाइम पे जो डायाफ्राम है वो पीछे की ओर खिंच रही है। ये दिख रहा है आपको, एरोज इस तरफ है, पीछे की तरफ खींचने का मतलब है जो पहले ऐसे डॉम शेप थी, ऊपर की तरफ थी, अब वो फ्लैट हो गई। अब यहाँ देखो, ये इनहेल कर रहा है, ठीक है, यहाँ इनहेल कर रहा है, मतलब लंग्स का साइज बड़ा है, ये एरिया ज्यादा दिखाई दे रहा है मरून कलर का। ये एक्सेल हो रहा है, यहाँ लंग्स का एरिया कम है, ठीक है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, हम ज्यादा से ज्यादा एयर अंदर ले पाते हैं। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। तो ये होता क्यों है, दो मसल्स हैं, ठीक है, फ्रेनिक और इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल आपकी रिब्स के बीच में है, फ्रेनिक मसल्स यहाँ पे होते हैं, डायफ्राम को लंग से कनेक्ट करते हैं। आपकी बुक में शो नहीं किया हुआ, मैंने यहाँ दिखाया है, दीज आर दी फ्रेनिक मसल्स, और यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल है। तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जब भी हम इनहेल करेंगे ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जब ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है तो उसके अंदर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, -2 से -6 हो जाएगा। और हमें हमेशा पता है एयर जो है वो हाई से लो प्रेशर में मूव करती है, ठीक है। अब क्या होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है, लंग्स में प्रेशर नेगेटिव है, तो लंग्स में क्या है, प्रेशर कम है, जिसकी वजह से जो हवा है वो एटमॉस्फेयर से कहाँ एंटर कर गई, हमारे लंग्स के अंदर। तो दिस इज नोन एज दी इनहेलेशन। इस दौरान एनर्जी यूज होती है, उस एनर्जी को हम कौन से फॉर्म में यूज कर रहे हैं, एटीपी की फॉर्म में। दो तरह के मसल्स हैं,
जो हेल्प करते हैं हमारी इनहेलेशन में, फ्रेनिक मसल्स, और एक है इंटर, इस डायग्राम में क्लियरली दिखाया ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। जब आप ब्रीथ इन करते हो तो आपका लंग्स का साइज बढ़ जाता है, जब आप ब्रीथ आउट करते हो तो लंग्स का साइज कम हो जाता है। रीजन इज आपके जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो एक रिब केज के अंदर पैक्ड है, ठीक है। इन रिब केज के बीच में एक मसल है, दैट इज द इंटरकोस्टल मसल, और नीचे जो डायाफ्राम है इसको लंग से कनेक्ट करने वाला एक मसल है फ्रेनिक मसल। ये दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लंग्स के पास अपना कोई मसल नहीं है, मस्कुलेचर नहीं है, ये दो मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब हम ब्रीथ इन करते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो फ्रेनिक मसल और इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से लंग का साइज बढ़ जाता है। लंग्स का साइज बढ़ने की वजह से अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, तो लंग्स के अंदर क्या हो गया, प्रेशर लो, और एयर जो है वो हमेशा हाई से लो प्रेशर में मूव करती है। तो जैसे ही प्रेशर लो होगा तो बाहर से जो हवा है वो अंदर आएगी। उल्टा कब होगा, एक्सेलेशन में। एक्सेलेशन के टाइम पे मसल रिलैक्स करेंगे, लंग्स का साइज कम हो जाएगा, यहाँ पे अब क्या हो गया, प्रेशर हाई हो गया, ठीक है। बाहर क्या है, प्रेशर लो, तो अब जो है वो एयर जो है वो बाहर निकलेगी। एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम दी हाई पार्शियल प्रेशर टू दी लो, ठीक है। एक्सेलेशन में क्या होता है, ये मैकेनिज्म समझ में आ गया। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फ्रेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डायाफ्राम फ्लैट हो जाती है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, मतलब लंग्स फैल जाते हैं, ठीक है। फिर इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से रिब केज बाहर की ओर निकल आता है, और फिर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। इन दोनों की वजह से ये देखो, एक में रिब केज जैसे बाहर की तरफ उठा हुआ है और एक में अंदर की तरफ है, ठीक है। अंदर का जो प्रेशर है वो नेगेटिव हो जाता है, एयर जो है वो हाई से लो प्रेशर में मूव करती है, इसीलिए जो एयर है वो एटमॉस्फेयर से कहाँ आती है, लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो सक्शन का काम करता है, हवा को अंदर खींचता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हमने कहा इनहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या होगा, इसका सारा रिवर्स, मसल्स क्या हो जाते हैं, रिलैक्स। कौन कौन से मसल्स, फ्रेनिक मसल्स और इंटरकोस्टल मसल। जैसे ही मसल्स रिलैक्स होते हैं डायाफ्राम वापस डोम शेप्ड हो जाती है, ठीक है। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, लंग्स में प्रेशर ज्यादा है और बाहर प्रेशर कम है, तो हवा जो है वो बाहर निकल आएगी। ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, इन्होंने इसमें क्लियर दिखाया है। ये ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, हवा अंदर आती है तो डायफ्राम फ्लैट हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, हवा बाहर जाती है, ये डायफ्राम वापस डोम शेप्ड हो जाती है, ठीक है। तो जब भी हम इनहेल करते हैं लंग्स का साइज बढ़ता है, एक्सहेल करते हैं तो लंग्स का साइज घट जाता है। ये एनिमेशन में भी क्लियर दिखाया हुआ है। Lung has two lobes and each lung is enclosed by two membranes enclose a space called the pleural. The lungs are situated in the airtight thoracic chamber. A thick membranous structure below the lungs separates the thoracic cavity from the abdominal cavity. It is called the diaphragm. ये दिख रही है, ये डायफ्राम है। The thoracic chamber is supported by the vertebral column. दिख ही नहीं रही मैम। By the sternum ventrally, by the ribs laterally, and by the dome-shaped diaphragm on the lower side. The lungs in the